नमस्कार। परसों टोक्यो ओलंपिक की 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बना है। यह रिकॉर्ड अमेरिका, रूस, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे किसी बड़े देश के एथलीट ने नहीं बनाया है। यह विश्व रिकॉर्ड केवल 54 लाख जनसंख्या वाले देश नॉर्वे के एथलीट ने बनाया है। एथलेटिक्स जैसे खेल के लिए नॉर्वे की प्राकृतिक स्थितियां कितनी विषम है, इसे गूगल में आसानी से ढूंढकर आप पढ़ सकते हैं। ओलंपिक पदक तालिका में केवल 48 लाख जनसंख्या वाला न्यूजीलैंड आज शाम तक 7 स्वर्ण, 6 रजत, 6 कांस्य पदकों के साथ 11वें स्थान पर है और 135 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत 2 रजत, 3 कांस्य पदकों के साथ उससे 54 स्थान नीचे यानी कि 65वें स्थान पर है। अभी भारत को 1-2 स्वर्ण या रजत समेत लगभग 5 पदक और मिलने की आशा है। अतः स्थिति में कुछ और सुधार होगा और ओलंपिक के इतिहास में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी होगा। लेकिन क्या यह स्थिति संतोषजनक होगी? मीराबाई चानू के रजत पदक और पीवी सिंधु तथा लवलीना के कांस्य पदक पर देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कमलप्रीत कौर को ओलंपिक में एथलेटिक्स की डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में 6ठा स्थान मिलने पर भी बधाइयों का तांता लग गया। ये सभी खिलाड़ी प्रशंसा और बधाई की पात्र भी हैं। उनके हिमालयी परिश्रम और प्रयास को नमन है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि पिछले 74 वर्षों से 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की ओलंपिक खेलों में इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दरअसल हमारी खेल प्राथमिकताएं और उसे तय करने वाले कर्णधार ही इसके लिए दोषी हैं। यह समझाने के लिए 2 फैक्ट्स के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रहे कि ओलंपिक खेलों में कुल 307 स्वर्ण पदकों के लिए जंग होती है। इनमें से लगभग 18% 52 स्वर्ण पदक केवल 2 स्पर्धाओं में मिलते हैं, तैराकी में 34 और जिम्नास्टिक में 18। स्वर्ण, रजत और कांस्य को जोड़कर इन 2 कंपटीशन में कुल 162 पदक होते हैं। लेकिन किसी भी ओलंपिक में इन दोनों स्पर्धाओं से भारत का कोई लेना देना अगर कभी नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा? इस सुलगते हुए सवाल का जवाब किसी ने किसी से कभी क्यों नहीं पूछा? तैराकी और जिम्नास्टिक का ही जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भी भारत की दुर्गति यात्रा को जारी देखकर मैं बहुत व्यथित हूं। मुझे बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मोदी सरकार को भी मैं 100% असफल मानता हूं। 1947 से 2014 तक भारत में खेलों के नाम पर जिस प्रकार की धांधली और लापरवाही हो रही थी, वह आज भी यथावत है। इसका जिम्मेदार पूरी तरह से सरकारी तंत्र ही है। केंद्र हो या राज्य, हर जगह की नौकरशाही के लिए खेल कोई गंभीर विषय रहा ही नहीं है। केंद्र हो या राज्य की सरकार, खेल मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला नेता इसे बहुत कमतर मानकर ही हमेशा अनमनाही बना रहता है। 6-7 दिन पहले दैनिक जागरण में एक खबर छपी थी कि इस बार टोक्यो ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया, उनमें से 8 खिलाड़ी मेरठ व बुलंदशहर शहर के हैं, जबकि मेरठ में एथलीटों के लिए सिंथेटिक ट्रैक तक नहीं है, हॉकी खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रो टर्फ नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों के लिए शूटिंग रेंज भी नहीं है। 2005 में मेरठ के खेल हॉस्टल को मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया? यह सवाल कभी किसी ने पूछा ही नहीं। चापलूस चाटुकार नौकरशाहों ने मेरठ की प्रतिभाओं की सुविधाओं के बजाय मुलायम सिंह की चरण वंदना को ही महत्वपूर्ण माना। मेरठ में पहलवानों के लिए एक वातानुकूलित कुश्ती हॉल तक नहीं है। मेरठ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान कूलर लगाकर प्रैक्टिस करते हैं, जबकि दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने भिवानी को अत्याधुनिक सुविधाएं देकर पहलवानों का गढ़ बना दिया है। यही कारण है कि ओलंपिक खेलों में हरियाणा के पहलवान बेटे बेटियां भारतीय तिरंगा लहरा रहे हैं। मुझे अपेक्षा थी, आज भी है, कि जिस तरह देश के लिए बोझ बन चुके कई सरकारी विभागों को निजीकरण की वैक्सीन के द्वारा
प्रधानमंत्री मोदी ने नया जीवन देना प्रारंभ किया है, उसी तरह भारतीय खेल जगत में भी निजी क्षेत्र के निवेश के द्वार वह पूरी तरह खोल देगी। निश्चित मानिए कि यह कदम क्रांतिकारी सिद्ध होगा। भारतीय क्रिकेट टीम इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। निचले स्तर से टॉप तक बीसीसीआई सरकारी बाबुओं के हस्तक्षेप के मकड़जाल से पूरी तरह अछूती है। कोई भी खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य बनने से पहले ही करोड़पति बन चुका होता है। यह ढांचा सरकारी बाबुओं ने नहीं, बीसीसीआई ने बनाया है। जबकि इस ओलंपिक में इतिहास रच रही महिला हॉकी खिलाड़ियों में कई के माता पिता, भाई बहन आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारें हर वर्ष हजारों करोड़ की राशि खेलों के नाम पर खर्च करती है, लेकिन नतीजा यह है कि 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक के सेमीफाइनल में फुटबॉल की वैश्विक ताकत बनकर खेलने वाली भारतीय टीम पिछले कई दशकों से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी है। दुनिया में उसकी पहचान 105वें नंबर की टीम के रूप में है। 8 बार की ओलंपिक विजेता भारतीय हॉकी टीम 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंच पाई तो हम खुशी से झूमने लगे। ऐसा क्यों हुआ है और इसके लिए सरकारी तंत्र ही क्यों जिम्मेदार है? इन सवालों का जवाब इस सीरीज की अगली कड़ी में हॉकी, फुटबॉल, तैराकी और जिम्नास्टिक के एग्जाम्पल्स के साथ दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।